Assalamu alaikum senior 2. I hope you all are doing great. Class, we are doing our topic from the history portion, that is the Mughal Empire. In our last lecture we have seen the introduction of this chapter. I hope you all have watched that video. Now move forward and see the reading of this chapter from the book. So open your book, page number 100, the Mughal Empire Introduction. बच्चों साथ साथ आप लोग अपने हाथ में पेंसिल पकड़ो ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि डेट्स हैं, जो कि नाम है, आप अंडरलाइन करते रहो ताकि आपको याद रहे और जब भी आप इस चैप्टर को रीड करो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द मुगल एम्पायर रूल्ड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान बैक इन द 16th एंड 18th सेंचुरी. यानी जो मुगल एम्पायर है उन्होंने जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं था हुआ और जो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तब सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की. ऑलमोस्ट हमने देखा था कौन सी सेंचुरी में, 16 to 18 सेंचुरी. इट कंसोलिडेटेड इस्लाम in South Asia and spread Muslim culture and Persian arts throughout the subcontinent. They were considered to be the most brilliant empires of the world. जो मुग़ल थे उन्होंने साउथ एशिया में इस्लाम को स्ट्रॉन्ग किया, वहाँ पे मुस्लिम कल्चर को प्रमोट किया और ये कोशिश की कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को प्रमोट कर सकें और लोग इस्लाम जो रिलीजन है उसकी तरफ आ सकें. इसके अलावा उन्होंने जो इसी कोशिश की वजह से उन्होंने जो दुनिया में जो मुग़ल एम्पायर है उसको अभी तक माना जाता है. देखिए अभी भी हम लोग जो हिस्ट्री है उसमें किसकी हुकूमत को देख रहे हैं, मुग़लों की हुकूमत को, कि उन्होंने कैसे हुकूमत की थी, कैसे उन्होंने अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इस्लाम को प्रमोट करने में, डिफरेंट आर्किटेक्चर को, आर्ट को, इसमें उन्होंने कैसे प्रमोट किया था. हमने 1 by 1 डिफरेंट किंग्स हैं हमने इसमें देखना. ठीक है. लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो किंग्स हैं 1 by 1 वो आए थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी हुकूमत की थी और अपने दौरे हुकूमत के दौरान उन्होंने डिफरेंट जो काम थे वो किए थे अपनी पब्लिक के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए. तो अब हमने क्योंकि रीडिंग में देखना है तो यही चीज़ आपको उसमें बताई गई है कि वो लोगों ने, जो लोग थे उन्होंने आर्ट को प्रमोट किया, लिटरेचर को प्रमोट किया, अपना जो उनका कल्चर था, मुस्लिम कल्चर था, उसको प्रमोट किया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उस पर फोकस किया ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा सकें. ठीक है. The Mughals were excellent administrators who established organizational structures that are still in use. जो मुग़ल थे उन्होंने डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी बनाई थी, उसके स्ट्रक्चर जो कि स्टिल हम अपने जो प्रेजेंट डे में हम अपनी एज अ मोन्यूमेंट हम अपनी हिस्ट्री के उनको मानते हैं और उनको अपने मोन्यूमेंट्स हम उनको प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं. दे डिवोटेड टू आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड साइंस. आप लोग इसे अंडरलाइन करो कि उन्होंने किस किस फील्ड में जो था अपना काम किया था. आर्ट में, आर्किटेक्चर में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में और उसके साथ साथ साइंस में भी उन्होंने काम किया था कि मुसलमान इन फील्ड्स में भी आगे आ सकें. द मुग़ल एम्पायर डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1526 to 1857. ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि मुग़लों ने कब हुकूमत स्टार्ट की थी, 1526 में, और इनकी हुकूमत कब तक रही थी, 1857. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स थी इनकी हुकूमत जो थी वो रही थी सब कॉन्टिनेंट में. Although from 707 onwards, the dynasty started its decline and had no significant emperors to lead. वो अलग बात है, जिस तरह हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है उसमें सिर्फ 6 मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिनको प्रोमिनेंट माना जाता है, जिन्होंने वाकई अपनी पब्लिक के लिए काम किया था. इसके अलावा क्योंकि हमने ये देखा था कि जो इन्होंने इतने साल हुकूमत की थी, अब सिर्फ 6 मुग़ल बादशाह तो नहीं थे ना जिन्होंने इतने सालों में जो मुग़ल हुकूमत थी उसको संभाला था. इसके अलावा भी बहुत से बादशाह आए थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइम किस में स्पेंड किया था, अयाशी में, जिसकी वजह से हिस्ट्री में उनका नाम उस हद तक प्रोमिनेंट नहीं है जितना बाकी जो किंग्स हैं जिसको हम 1 by 1 अपनी हिस्ट्री पोर्शन में स्टडी करेंगे उनका नाम प्रोमिनेंट है. तो वो कब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, उन 6 मुग़ल बादशाहों के बाद, जो कि कब स्टार्ट होता है पीरियड, 707 के बाद. डायनेस्टी कहते हैं. अब अंडरलाइन करो कि जिस तरह हम फैमिलीज़ में, मैंने बताया, हम एक ट्रेन चलती है कि फ़ादर के बाद उसका बेटा हुकूमत संभालता है, तो इसी तरह जो फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स 1 by 1 आके आपकी हुकूमत को संभालते हैं, वो जो एक सिस्टम था, ट्रेन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ गई, यानी ख़त्म होती गई, क्योंकि
जो अब मुग़ल बादशाह आ रहे थे उस 6 मुग़ल बादशाहों के बाद, उन्होंने अपना सारा फोकस अयाशी में लगा दिया था, बजाय इसके कि वो अपनी आवाम के लिए काम करते। Now move forward and see the 6 main kings who played an important role in the history, जिन्होंने वाकई important role play किया था हिस्ट्री में, जिन्हें अभी तक माना जाता है कि इनकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो अभी तक जो दुनिया में है उनको माना जाता है, और उसका नाम है कौन कौन से। नंबर 1 बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 जहांगीर, 5 शाहजहां और 6 औरंगज़ेब। ये वो 6 बादशाह हैं जिन्होंने वाकई प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, और जिनकी वजह से जो मुग़ल हुकूमत है, मुग़ल एम्पायर है, वो दुनिया में एक अजीम ताकत के तौर पे सामने आया था। ठीक है, 1 बाय 1 हमने अपने हिस्ट्री पोर्शन में इन किंग्स को स्टडी करना है कि कैसे इन्होंने काम किया, अपने इस्लाम को प्रमोट किया, किसने कौन कौन सा काम किया, किस फील्ड को प्रमोट किया। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट मुगल किंग बाबर 1526 to 1530, यानी बाबर ने हुकूमत कब स्टार्ट की थी 1526 में, और कब तक की थी 1530 में। अंडरलाइन द डेट, या आपसे MCQ उसमें पूछी जा सकती है। जिस तरह अभी हमने देखा कि जो मुग़ल हुकूमत थी उसकी बुनियाद 1526 में रखी गई थी, जो कि किसने रखी थी, बाबर ने। तो ये स्टार्ट हुआ 1526 में। सो द फर्स्ट ऑफ द मुग़ल एम्परर्स, यानी जो पहला मुग़ल बादशाह था वो बाबर था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द इंडियन मुग़ल एम्पायर, बॉर्न इन 1483। जो बाबर था, जिसका फुल नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि पहला मुग़ल बादशाह था, वो कब पैदा हुआ था 1483 में। अंडरलाइन दिस लाइन के उस आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज बाबर, और वो कब पैदा हुआ था, तो आपने ये डेट बता देनी है। ही ascended the throne of the Central Asian Kingdom of Fergana, present day Uzbekistan, after his father's death when he was hardly 14 years old। जो बाबर था, जब वो 14 साल का था तो उसके फ़ादर की डेथ हो गई थी। तो उसके फ़ादर के पास, यानी उसके पास जो रियासत थी जिस पे वो हुकूमत करते थे, वो फरगाना, जिसे हम प्रेजेंट डे में किस नाम से जानते हैं, उज़्बेकिस्तान के नाम से। तो ये जिस तरह आपको भी मैंने बताया था, एक ट्रेन चलती है, फ़ादर के बाद किसके पास हुकूमत जाती है, उसके बेटे के पास। तो बाबर के फ़ादर की डेथ के बाद हुकूमत किसके पास आई, फरगाना की, वो रियासत आई बाबर के पास, लेकिन तब वो सिर्फ 14 साल का था। Sadly, his state was snatched from him due to his uncle's revolt। रिवॉल्ट कहते हैं बगावत करना, यानी डिसीव करना किसी को। जब ये रियासत, ये स्टेट बाबर के पास आई, क्योंकि उसके फादर की डेथ होने के बाद उसके जो अंकल थे उन्होंने उसके साथ बगावत की, उसको रिसीव किया, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग disheartened he assembled an army and fought a number of battles through which he conquered काबुल। जब उसके अंकल ने उससे वो रियासत छीन ली, स्नैच्ड होता है छीनना, तो उसने बजाय इसके कि वो डिसहार्ट होता इस पर, उसने मज़ीद अपनी आर्मियाँ इकट्ठी की, डिफरेंट जंगें लड़ी, जिसकी बेस पे उसने क्या किया, काबुल उस पर उसको फ़तह किया। कॉन्कर होता है फ़तह करना, उसको फ़तह किया, बजाय इसके कि वो पीछे होके बिल्कुल ही हिम्मत हार देता, उसने हिम्मत करके अपनी आर्मी बनाई और काबुल को फ़तह किया। Now move forward and see the next paragraph, that is Babur was a Turco-Mongol prince, a descendant means Aulad of Timur from his father's side and Genghis Khan from his mother's side। Babur is a Turkish word meaning tiger। Babur कौन सी ज़ुबान का वर्ड है, टर्किश, जिसका क्या मतलब है, टाइगर। Underline this line, and exactly like a tiger from 1590 to 1524 he ferociously attacked India 4 times but without any success। ये डेट आप अंडरलाइन करें कि उसने कब से कब तक हमला किया था इंडिया पे, 1519 से 1524। ही फिरोशियसली कहते हैं, आप इसे अंडरलाइन करके ऊपर लिख सकते हो। बहुत सख्त मुकाबला किया था, हमला किया था उसने इंडिया पे, कितनी दफ़ा, 4 टाइम्स, ये भी अंडरलाइन करो, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं थी हुई। हाउएवर हिज 5th invasion recalled as the famous battle of पानीपत। जो उसने 5वीं दफ़ा जो इंडिया पे हमला किया था उसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। changed the history and made him virtually the king of the entire subcontinent, the founder of Mughal Empire in South Asia। जो उसका 5वां हमला था, जिसकी वजह से जो मुग़लों की हुकूमत स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया था, उसको अभी तक हम याद रखते हैं। जो हमने देखा था उसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हिस्ट्री की एक बहुत फेमस बैटल है, वॉर है, जो कि लड़ी गई थी बाबर और लोधियों के दरमियान। ठीक है, Babur got interested in the land of India as the Daulat Khan Lodi, the governor of Lahore, offered him alliance in return for overthrowing Sultan Ibrahim Lodi, the last king of the Delhi Sultanate।
Babur knew that there were abundant natural resources in India. Abundant कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, along with lots of hidden treasures. He also believed that northern India belonged to him because Timur, his uncle, had conquered it over 100 years ago. In 1526, Babur, accompanied by his son Humayun, aged 17, crossed the Hindu Kush mountains and entered the Indian territory. Territory कहते हैं इलाके को. He crossed the river Indus and met Sultan Ibrahim Lodi at Panipat, north of Delhi. ठीक है, जो 1526 में हमें पता है बाबर ने अपने बेटे के साथ, जो कि उसका कौन था, उसका बेटा हुमायूं, इसे अंडरलाइन करें, जो कि 17 साल का था, इन्होंने मिलके जो पानीपत के मुकाम पे, यानी जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, वो कहाँ पे थे? दिल्ली में एक जगह थी पानीपत, इसी के नाम से उस जंग का नाम रखा गया था बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे लोधियों और बाबर के दरमियान एक जंग हुई थी. ये जंग क्यों हुई थी कि जो बाबर था वो इंडिया पे कब्ज़ा करना चाहता था, और जो लोधीस थे वो ये चाहते थे कि मुग़लों की हुकूमत किसी भी तरह से इंडिया पे ना हो. तो इस रीज़न की वजह से इनमें बैटल हुई, यानी वॉर हुई, जो जिसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत. और इसी की बुनियाद पे जो मुग़लों की हुकूमत थी, क्योंकि वो जंग कौन जीता था? बाबर. और उसके बाद उसकी हुकूमत जो इंडिया थी वहाँ पे स्टार्ट हुई, जो कि कब हुई थी? 1526 में. ओके क्लास, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आप यहाँ पे मार्क कर लो, आज की डेट डालो कि आज हमने कितनी रीडिंग की है, ताकि आपके लिए आसानी हो. आप इसको साथ साथ रीड करते रहो, और आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ आपने नोट डाउन कर लेने. ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? इसमें से आपने जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस डिराइव किए होते हैं आपने वो निकालने हैं खुद से, और उसके बाद रीडिंग करने के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मार्क डाउन करने हैं. अगले लेक्चर में हम लोग इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और जो डिक्टेशन वर्ड हैं वो देखेंगे, ताकि हम साथ साथ अपना जो एक्सरसाइज है वो भी देखते रहें. ठीक है, सो class, do your work properly. Read this chapter from the book. We will see our next topic in our next lecture. Till then, Allah Hafiz. Take care.